नमस्कार, आप देख रहे हैं वीओ इंडिया और मैं हूं अमन। सोशलिस्ट लीडर जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट और समाजवादी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट अखिलेश यादव के बीच जंग छिड़ गई है। जयप्रकाश नारायण की बर्थ एनिवर्सरी पर समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट लखनऊ में बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर पर उनको होमेज देना जाना चाहते थे, पर योगी आदित्यनाथ सरकार ने जेपीएनआईसी के गेट पर टिन की शीट लगाकर उसको सील करा दिया। यही नहीं, अखिलेश यादव के घर के बाहर सरकार ने बैरिकेडिंग और पुलिस फोर्स लगा दी कि वो कहीं जा नहीं पाए। जयप्रकाश जी समाजवादी विचारक, आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाने वाले, गांधी जी के साथ रह करके उस आंदोलन को और बढ़ाने वाले ऐसे लोगों को सम्मान से रोक रहे हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग जिस तरीके से सम्मान देते रहे उसी तरीके से सम्मान करते रहेंगे। पता नहीं सरकार क्या कारण है कि हम समाजवादियों को जयंती के लिए रोक रहे हैं, माल्यार्पण नहीं करने दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है। फिर अखिलेश यादव ने अपने घर के बाहर सड़क पर एक मिनी कार्ट में जयप्रकाश नारायण की मूर्ति मंगवाई और उनको वहीं बाहर होमेज दिया। हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार ने अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी क्यों नहीं जाने दिया? इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, फॉर्मर बीबीसी करेस्पॉन्डेंट रामदत्त त्रिपाठी सर हैं। आप जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं, उसमें जेल भी गए हैं। सब वीओ इंडिया में बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो आपको क्या लगता है कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार समाजवादी पार्टी प्रेसिडेंट अखिलेश यादव को क्यों नहीं होमेज देने दे रही? लास्ट ईयर भी जब जेपी की बर्थ एनिवर्सरी थी, अखिलेश यादव जेपीएनआईसी गए, वहाँ गेट पे ताले बंद थे, तो उन्होंने गेट पे चढ़ गए, फान के उन्होंने होमेज दी। इस बार तो जाने ही नहीं दिया। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? अब देखिए, इसके पीछे तो यही मतलब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है मामला, क्योंकि ये लगता है कि जो दूसरी विचारधाराएं हैं या दूसरी विचारधाराओं के महापुरुष हैं, उनके प्रति आपको आदर नहीं है, सम्मान नहीं है या टॉलरेंस नहीं है। मतलब ठीक है, आप न माने उनको, लेकिन जो उनको मानना चाहते हैं तो उनको श्रद्धांजलि देने जाने में सरकार को रोक क्यों लगानी चाहिए? बल्कि भाई सभी महापुरुषों को, भाई यहाँ लखनऊ में तो देखिए महात्मा गांधी भी हैं, डॉक्टर अंबेडकर भी हैं, सुभाष चंद्र बोस जी का भी है, तमाम प्रतिमाएं हैं और लोगों को जाने देना चाहिए। तो बहुत ही संकुचित मैं समझता हूँ एक विचारधारा, नैरो उसका संकेत है। और दूसरे, ये ब्यूरोक्रेसी के लिए भी लानत है कि ब्यूरोक्रेसी को इन सब में पढ़ना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी को तो भाई कानून के हिसाब से काम करना चाहिए, उसमें रोकने की कोई बात ही नहीं थी। ये बहुत ही संकुचित और अथॉरिटेरियन जो दिमाग का मतलब परिचायक है, और मुझे लगता है कि बीजेपी के लोगों को भी इसका विरोध करना चाहिए। और दूसरे, मैं ये भी कहूँगा साथ में कि भाई अखिलेश यादव को भी इस बात को साल में एक बार रिचुअल की तरह न लेके, उनको लगता है कि वो इतनी महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ बनाई गई पब्लिक के एक्सचेकर से, सरकारी पैसे से, कि लोग प्रेरणा ले, नई पीढ़ी के लोग। क्योंकि जयप्रकाश नारायण तो आज़ादी की लड़ाई के हीरो थे ना, वो सन 42 की जो क्रांति थे उसके हीरो थे। फिर उसके बाद 74 के आंदोलन के हीरो थे, जो देश में डेमोक्रेसी की वापसी का आंदोलन चला उसके हीरो थे। तो ऐसे महापुरुषों के मतलब उनसे लोग प्रेरणा ले, तो इसके लिए उनको इसको खुलवाने का आंदोलन चलाना चाहिए कि ये खुले और पूरा हो जल्दी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ब्यूरोक्रेसी ने खुश करने के लिए शायद किया हो, पर क्या जब तक ऊपर से जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, यूपी की, वो अगर अलाउ नहीं करेगी, क्या ब्यूरोक्रेसी खुद से इतना सब कुछ कर सकती है? ये नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी ने खुद से इनिशिएटिव लेके मुख्यमंत्री को खुश करके ले नहीं किया होगा, लेकिन अगर मुख्यमंत्री के स्तर से, राजनीतिक स्तर से इस तरह का इशारा होता है तो ब्यूरोक्रेसी को साफ मना करना चाहिए कि भाई ये गलत है, हम किस कानून में, किस नियम में रोक रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का रोल यहाँ ये आता है कि भाई वो बिल्कुल जैसे रीढ़ की हड्डी नहीं है,
मतलब आपको भाई किस कानून में आपने रोका? ये फालतू का तर्क दिया हास्यास्पद। तो जैसे आप कह रहे हैं जेपीएनआईसी जो है लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, एलडीए, उन्होंने अखिलेश यादव ने उनसे परमिशन मांगी कि वो जाना चाह रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ जीव जंतु यानी लिविंग बीइंग हैं तो ये सिक्योरिटी के लिए अच्छा नहीं, सही नहीं है अखिलेश। तो ये अखिलेश यादव के जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं वो देखेंगे ना कि वहाँ सांप बिच्छू या बाघ तेंदुआ क्या है, क्यों अखिलेश यादव के लिए खतरा है। ये तो ये एलडीए का काम नहीं, एलडीए का काम है कि उस इमारत को साफ सुथरा रखे। और ये तो एलडीए की नालायकी है कि वहाँ घास फूस सांप बिच्छू आ गए हैं। अगर तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी बहुत है, वो कह रहे हैं है तो हटाना चाहिए। लोग जाएं, जितना पोर्शन उद्घाटन हो चुका था उसमें लोग जाएं, उसका सदुपयोग हो सरकार के धन का और एक इमारत का। जेपीएनआईसी जो है ये करीब 850 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट है। ये 2012 में से बन रहा है, आज 2024 हो गया। ये अब तक बन क्यों नहीं पाया है और योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने इसका काम पूरा क्यों नहीं कराया? आपको क्या लगता है? और इसके ना बनने से आपको लगता है कि बहुत नुकसान हुआ है कि जो जयप्रकाश नारायण थे, उनके जो थॉट्स थे, आज की जनरेशन को उनके बारे में पता चलता, जानने को मिलता? देखिए, बन नहीं पाया, पूरा नहीं हो पाया, तो इसमें तो शुरुआती गलती समाजवादी पार्टी सरकार की है, क्योंकि उस समय ठेकेदार और जो भी आर्किटेक्ट मिलके बजट को बढ़ाते गए सुरसा के मुंह की तरह से। और फिर उसमें वहाँ हेलीपैड भी ऊपर जोड़ दिया, 7 स्टार होटल जोड़ दिया। 7 स्टार होटल की क्या ज़रूरत थी वहाँ पर? वहाँ तो भाई जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी आए ऐसे ले। तो जैसे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, अपना एक मॉडेस्ट जो है वो कमरे होने चाहिए थे, तो ये लोग उसका खर्चा बढ़ाते गए। दूसरी बात ये आई कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो योगी सरकार में ये हुआ कि भाई इसकी जांच करा के हम इसमें कुछ घोटाला पकड़ेंगे, कुछ कमी निकालेंगे, कुछ लोगों को सज़ा दिलवाएंगे। लेकिन जो मेन उसका कॉन्ट्रैक्टर था वही इनकी पार्टी में खुद अपने ले लिया, जिस पे इनको आरोप है कि भाई उन्होंने घपला किया 100-200 करोड़ का जो भी है। तो ये तो एक नियत का सवाल है। और वही देखिए, सरकार कंटिन्यूटी में चलती है। ऐसा नहीं होता कि एक सरकार आई तो कोई सड़क या इमारत या स्मारक उसको दूसरी सरकार आए तो रोक देगी। सरकार तो कंटिन्यूटी में चलती है और ये पब्लिक का पैसा है, उस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहिए था। और अगर कहीं भ्रष्टाचार हुआ था तो उनको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन भ्रष्टाचारियों को तो आपने अपनी पार्टी में ले लिया और उस प्रोजेक्ट को जो है आप अधूरा रखे हुए हैं। उससे तो बिल्डिंग और ख़राब होती है। जेपी से जुड़ी चीज़ें भी वहाँ थी, तो जैसे आज की यंगर जनरेशन है जो उनको नहीं जानती, उनको भी फ़ायदा होता अगर वहाँ जाते, उनके बारे में पढ़ते। बिल्कुल, यंगर जनरेशन को सबके बारे में पता होना चाहिए कि भाई मार्क्सवाद क्या है, समाजवाद क्या है, फ्रीडम मूवमेंट हमारा कैसे हुआ, और ये सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो हमारे आइकॉन्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, उनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू। अब ये एक दुर्भाग्य है कि जो इस समय सत्ता में लोग हैं वो लोग तो कभी फ्रीडम मूवमेंट में शामिल नहीं हुए, ना उनके कोई लीडर हैं। तो वो चाहते नहीं कि, अपने को बौना समझते हैं, तो वो चाहते नहीं कि भाई दूसरे लोगों को लोग जाने। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी ऑपोजिशन लीडर को कहीं जाने से रोका गया हो। जैसे जब हाथरस में केस हुआ, एक बच्ची के साथ रेप हुआ, फिर उसको मार दिया गया, वहाँ पे भी प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी जा रहे थे तो पूरा हाईवे पे ब्लॉक, वो बैरिकेडिंग कर दी, पुलिस फोर्स लगा दी, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उनको नहीं जाने दिया। ऐसे ही जब लखीमपुर में जो आरोप कहा जाता है कि उन पर आरोप लगे, जो उस टाइम बीजेपी सरकार के मिनिस्टर थे अजय टेनी, उनके बेटे पे आरोप लगे कि उन्होंने थार चढ़ा दी, तो प्रियंका गांधी लखीमपुर जाना चाह रही थी विक्टिम से, उनको भी रोक रहे थे, वो जगह जगह छुपा के जा रही थी, फिर उनको पकड़ लिया गया। तो ये जो है, इसके पीछे सरकार की स्ट्रैटेजी आप क्या देखते हैं, क्या सोच के? सिवाय इसके कि एक पुलिस स्टेट, हर जगह पुलिस का दमन, बुलडोजर लगा दो, लोगों को रोक दो, अरेस्ट कर लो, लाठी चला दो, कांटे लगा दो सड़क पे। ये एक मानसिकता है कि हम जो विपक्ष है, जो हमारी आलोचना करता है, उसकी आवाज़ हम दबा दें, कुचल दें। ये गलत मानसिकता है, अनडेमोक्रेटिक। आप यही देख लीजिए कि विधानसभा का सत्र ही नहीं चलता उत्तर प्रदेश में, 4 दिन 6 दिन सत्र चलता है। तो जो सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके खिलाफ है ये सब चीज़ें। मान लीजिए अखिलेश यादव वहाँ
चले जाते, उनको जाने दिया जाता जयप्रकाश नारायण के उसमें, लास्ट ईयर भी जाने दिया जाता, तो इसकी बहुत मिनिमल कवरेज होती। हाँ, हम आप जो चर्चा कर रहे हैं वो भी नहीं होता। वो जाते, वो होमेज देते, हो सकता बाइट देते तो वो कहीं चल जाती, न्यूज़पेपर में कोई सिंगल कॉलम की खबर आ जाती। पर इससे तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने उन्हीं को एक मौका दे दिया, और इससे बीजेपी और यूपी सरकार को क्या फायदा हुआ? देखिए, हमेशा ये होता है कि जो लोग सत्ता में बैठते हैं, कई बार सत्ता उनके दिमाग में घुस जाती है, और इन्हीं मूर्खताओं से फिर बाद में सत्ता गंवाते भी हैं लोग। तो ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार था सरकार का। आप तो जेपी आंदोलन से जुड़े भी रहे हैं, आज की जनरेशन को और जेपी के आंदोलन के बारे में, जेपी के थॉट्स के बारे में जानना कितना ज़रूरी है? नहीं, इसलिए ज़रूरी है कि देखिए 1973 आते आते 47 से जयप्रकाश जी को उस समय लगा था कि जिस देश में समस्याएं हैं वो कई समस्याएं सिस्टमेटिक समस्याएं हैं। मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसलिए क्योंकि जो शिक्षा है उसमें हुनर नहीं है, कुछ शिक्षा है। महंगाई बढ़ रही है वो इसलिए कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और अनाप शनाप दाम जो है वो रखते हैं इंडस्ट्री के लोग। इसी तरह तो महंगाई है, बेरोजगारी है, या बहुत सारे, या डेमोक्रेसी में चुनाव में खर्चा बहुत बढ़ रहा है जिसकी वजह से पैसे वालों का बोलबाला हो रहा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे उन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ग्रास रूट पे, ज़मीनी स्तर पर, और रोजगार परक शिक्षा के लिए, और इन्हीं सब मुद्दों के लिए उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा था। और उसमें टकराव हुआ इंदिरा गांधी से, फिर इंदिरा गांधी की सरकार गई भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा था। अब आप देखिए कि नौजवानों को पता होना चाहिए कि भाई ये पुराने मुद्दे हैं और इनके लिए काम करना चाहिए। आज ज़रूरत है कि काम किया जाए, क्योंकि एक सरकार आती है और फिर वो करती नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ता जाता है, रिश्वतखोरी बढ़ती जाती है, मोनोपोलीज बढ़ती जा रही हैं, तो उद्योग धंधे खत्म होते जा रहे हैं। तो लोगों को पता होना चाहिए, लोगों को पता न हो इसीलिए सरकारें ऐसा रास्ता अपनाती हैं कि भाई उसको बंद कर दो। आज के जो लीडर्स हैं उनसे जयप्रकाश नारायण आप कितने अलग लीडर लगते थे आपको? कोई तुलना नहीं है। जयप्रकाश नारायण जी तो निस्वार्थ, बहुत सरल सादगी से इतने बड़े लीडर थे। उनको नेहरू जी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ऑफ़र दिया था, वो नहीं गए कि मैं समाज सेवा करूँगा, लेकिन इतनी सादगी से रहते थे। कोई सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस लेके कभी नहीं चलते थे, और साधनों की पवित्रता, शुचिता, इन सब मामलों में तो आज के तो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसी को बदलना चाहते थे, पॉलिटिकल कल्चर को जेपी बदलना चाहते थे। लेकिन कुछ लोग तो उनका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, दिक्कत ये है। और कुछ लोग नाम लेते हैं लेकिन अपने आचरण में वैसा बदलाव नहीं करते हैं। अखिलेश यादव ने एक बात कही कि ये जो है सरकार सोशलिस्ट लीडर्स के अगेंस्ट है। आपको लगता है कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये क्या सोशलिस्ट लीडर्स के खिलाफ है? ये जनता के खिलाफ है। तो उसमें सोशलिस्ट लीडर, क्योंकि जो सोशलिज्म का मॉडल है वो वेलफेयर स्टेट का मॉडल है। उसमें पब्लिक के वेलफेयर के लिए डिसेंट्रलाइजेशन के स्तर पर पॉलिसीज़ बनती हैं, प्रोग्राम बनते हैं, कार्यक्रम बनते हैं। ये बहुत अथॉरिटेरियन और केंद्रीय सेंट्रलाइज्ड मॉडल है। तो ये फ़र्क है, ये खाली सोशलिस्ट लीडर्स के नहीं, ये मतलब जो सोशलिस्ट मॉडल है या जनता का जो वेलफेयर स्टेट है उसी के खिलाफ है। ऐसे आखिरी सवाल, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आज जयप्रकाश नारायण को होमेज देने से रोका है, कल वहाँ गांधी जयंती पे गांधी जी को नहीं देने देंगे, तो ये भी डर लगता है आपको? कि इसमें डर की क्या बात है, वो नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन तो कर ही रहे हैं। तो अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि गांधी जी को श्रद्धांजलि देने से रोकें, क्योंकि दुनिया में कहीं भी जाते हैं जब तो उनको गांधी जी का ही नाम लेना पड़ता है। लोग गांधी जी के ही बारे में पूछते हैं, नेहरू जी के बारे में पूछते हैं। तो गांधी जी का पूरी दुनिया में इतना सम्मान है कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। लेकिन गांधी जी के खिलाफ सोशल मीडिया में पूरा प्रोपोगंडा और गांधी जी के खिलाफ स्प्रिंग कैंपेन वो तो चल ही रहे। सारा जो लड़ाई है वो विचारधारा की लड़ाई है कि जो गांधी परंपरा है, जिसमें जयप्रकाश भी हैं, लोहिया भी हैं, नेहरू भी हैं, आचार्य नरेंद्र देव भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनको भुला के या उनको मिटा के ये जो सावरकर की जो विचारधारा है, जो हिंसा पर, भेदभाव पर, हिंदू मुस्लिम के
अलगाव पर आधारित है, उसको ये आगे लाना चाहते हैं। लेकिन चूंकि समाज में अभी उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, तो इसलिए उनका नाम नहीं ले पाते हैं अभी सावरकर का। लेकिन कोशिश तो है कि नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करें और उसको जस्टिफाई करते हैं लोग। रामदत्त सर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। देखते रहें व्यू इंडिया।